Hello everyone, I am Dr. Mohsen. Today we will discuss dynamics of the fluids. In the previous chapters or the lectures, we studied the velocity and acceleration at a point in a fluid flow without taking into consideration the force causing the flow. हमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि रीज़न क्या है, कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो फ्लूइड जो है ना फ्लो कर रहा है प्रीवियस स्टडीज में. बट इसमें जो फ्लूइड डायनामिक्स है इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है. This chapter includes the study of force causing the fluid flow. The dynamic of fluid flow is the study of the flow motion when the force is causing flow. The dynamic behavior of the fluid flow is analyzed by Newton's second law of motion, which relates the acceleration with the forces. The fluid assumed to be incompressible and non-viscous. हमारी जो मेजर कंडीशंस होंगी वो ये होंगी कि फ्लूइड क्या हमारा इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है. सो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ मोशन, द नेट फोर्स एफ एक्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मास m ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ax इन द x डायरेक्शन. इसे हम न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं. दस मैथमेटिकली इन x डायरेक्शन fx इज इक्वल टू m ax. मास क्योंकि कांस्टेंट चीज़ है तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक्सेलरेशन वो भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा. इन द फ्लूइड फ्लो द फॉलोइंग फोर्सेस आर प्रेजेंट. जो फ्लूइड फ्लो होगा उसमें पांच ये फोर्सेस जो है ना अप्लाई होंगी. एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ बी द प्रेशर फोर्स, एफ वी फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, एफ टी फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस एंड एफ सी फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी. Thus equation 6.1 fx is equal to m ax. The net force in x direction will be fx is equal to fgx plus fpx plus fvx plus ftx plus fcx. If the force due to compressibility fc is negligible, then the resulting net force will be कि हम तो फिर क्या बनेगी, वो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ टी ऑल आर इन द एक्स डायरेक्शन. तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ये जो इक्वेशन बनती है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन होती है रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. फॉर द फ्लो वेयर एफ टी यानी टर्बुलेंस भी नहीं है, नेग्लिजिबल है फ्लूइड फ्लो में, द इक्वेशन ऑफ द मोशन आर नोन एज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. यानी अगर कंप्रेसिबिलिटी और टर्बुलेंस दोनों जो है पार्ट ऑफ द फ्लो नहीं है, कि देयर इज नो फ्लो इज नॉट कंप्रेसिबल एंड देयर इज नो टर्बुलेंस, तो वो जो इक्वेशन हमें अचीव होती है वो होती है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. If the flow is assumed to be ideal, viscous force is zero. आइडियल फ्लो है तो क्या हो जाएगी? विस्कस फोर्स भी जो है ना जीरो हो जाएगी. तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इक्वेशन है वो हमें क्या कहलाएगा? एवलियर इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं एवलियर इक्वेशन ऑफ मोशन को. This is the equation of motion in which forces due to gravity and pressure are taken into consideration. जो मेजर फोर्सेस हैं वो है हमारे ग्रेविटी और प्रेशर की. This is derived by considering the motion of a fluid element along a streamline as एक flow path है जो कि दिखाया गया है यहाँ पे, यानी एक जो flow हमारा move कर रहा है वो इस s direction में move कर रहा है. वहाँ पे जो है ना हमने एक fluid का element ले लेते हैं, यानी flow move कर रहा है in x direction में, हमने उसके ऊपर just एक element ले लिया है जिसकी जो length है वो है ds और जिसके ऊपर pressure apply हो रहा है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में वो है पी डी ए, क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है डी ए फ्लूइड एलिमेंट का. इसी तरह जो डेप्थ के साथ वेरिएशन होती है प्रेशर में, तो जो प्रेशर ऑन द अपोजिट साइड होगा वो होगा पी प्लस कैली पी और कैली एस डी एस एन टू डी ए. और जो इसके ऊपर वेट जो रिएक्ट कर रहा है वो है रो जी डी ए डी एस, जो कि एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ? स्ट्रीम जो फ्लो है, जो फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके साथ. Consider a streamline in which flow is taking in place in x direction as shown in figure. Consider a cylindrical element of cross-sectional
area dA and length ds, the force acting on the slender element और pressure force जो कि हमने बताई, pressure force जो कि opposite direction में है, P plus Kelly P और Kelly S ds, वो भी हमने डिस्कस की, weight of the element, ये तीन है। That theta is the angle between the direction of flow and the line of action of the weight, हमने कहा कि ये जो एंगल है ये थीटा है किसके दरमियान, जो फ्लो की डायरेक्शन है और वेट जो कि डाउनवर्ड है। The resultant force on the fluid element in the direction of the S must be equal to the mass of the fluid element and acceleration in the direction of S। अब जो फोर्सेस हैं हम उनको देखते हैं, जो PA इंटू DA हम इसको पॉजिटिव लेंगे जब, तो माइनस P प्लस कैली P और कैली S ds इंटू DA माइनस वेट का जो कंपोनेंट है जो कि इसकी डायरेक्शन में लगेगा वो होगा रो जी DA ds cos थीटा, और इक्वल हो जाएगा जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, वो है रो DA ds इंटू AS। अब हम एक्सेलरेशन जो है हमें गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन को देखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ s एंड t, वेलोसिटी जो है वो खुद भी क्या है, फंक्शन है फर्दर जो है ना किसका, डिस्टेंस का और टाइम का। सो ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैली v और कैली s ds और dt प्लस कैली v और कैली t। हम जानते हैं कि ds और dt क्या है, v के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, v कैली v और कैली s प्लस कैली v और कैली t। अगर हम कहते हैं कि फ्लो स्टेडी है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसमें वेरिएशन होगी वो क्या है, जीरो है, तो ये जो पार्ट है उसका ये जीरो हो जाएगा, तो as क्या हो जाएगा, v कैली v और कैली s। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ as इन द इक्वेशन 6.2, अब यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो है ये ब्रेक करने के बाद यानी ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमें इक्वेशन यहाँ से जो ये जो साइड रिसीव हुई वो है माइनस कैली पी और कैली एस डी एस डी ए माइनस रो जी डी ए एस कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू हो जाएगा रो डी ए डी एस इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है वी डी वी और डी एस। अब हम क्या करेंगे, डी एस डी ए जो है वो इनमें कॉमन है, रो डी एस एंड डी ए इज कॉमन, यहाँ पे भी क्या है, रो डी एस और डी ए कॉमन है। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं रो डी एस डी ए को बोथ साइड पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कैली पी और रो एस, क्योंकि यहाँ पे रो इंक्लूड नहीं थी, रो यहाँ पे डिवाइडर में आ जाएगी, माइनस जी कॉस थीटा इक्वल टू वी कैली वी और कैली एस। अगर हम इक्वेशन को अरेंज करें पॉजिटिव फैक्टर बोथ साइड को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगी, कैली पी ओवर रो कैली एस प्लस जी कॉस थीटा प्लस वी कैली v over कैली s. This is the typo error here. But from figure 6.1b we have अगर हम पीछे जाएं उसी थीटे को बेस पे से वो करें असेस करें, ds है ये dz है, यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, dz over ds। तो हमारे पास जो वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू dz over ds। अब इसको हम पुट कर देंगे 1 over p सॉरी 1 over रो डेंसिटी कैली p over कैली s प्लस g dz over ds प्लस v dv over ds इज इक्वल टू 0। हमने cos थीटा की जगह क्या पुट कर दिया है, dz over ds को पुट कर दिया है। सो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो है कैली p ओवर रो प्लस g dz प्लस v dv। इक्वेशन 6.3 इज नोन एज द यूलर इक्वेशन। ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन है इसे हम क्या कहते हैं, यूलर इक्वेशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम द यूलर इक्वेशन से ड्राइव कैसे करती हैं।
हमने देखा कि जो हमारी यूलर इक्वेशन है वो कर्ली पी या डी पी ओवर रो प्लस जी डी जेड प्लस बी डी वी इज इक्वल टू 0 था। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी ओवर रो प्लस जी डी जेड प्लस बी डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, रो इज कॉन्स्टेंट। फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। पी और रो इंटीग्रेशन के बाद जो हमें अचीव होगी पी और रो प्लस जी जेड, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट थी, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा वो होगा पी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करेंगे। जी पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, पी और रो जी प्लस बी स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी और रो जी प्लस बी स्क्वायर ओवर 2g प्लस d इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द बर्नौली इक्वेशन। इसमें पी और रो जी इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, और प्रेशर हेड कहते हैं इसे हम, बी स्क्वायर ओवर 2g इसे वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और काइनेटिक हेड, जी इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट और द पोटेंशियल हेड। जो assumptions हैं for the derivation of the Bernoulli equation, these are the fluid is ideal, viscosity is 0, flow is steady, the flow is incompressible, and flow is irrotational. Here is the numerical problem given, and it is part of assignment for the student to solve and submit it. Bernoulli equation for a real fluid. जब हम देखते हैं रियल कंडीशन में उसे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो वो देखते हैं क्या है हमारी। बर्नौली इक्वेशन वाज ड्राइव्ड ऑन द अजम्पशन दैट द फ्लूइड इन विस्कस डेप्थ, हमने ये अभी डिस्कस किया कि नॉन विस्कस फ्लूइड होगा एंड देयरफॉर फ्रैक्शनलेस, बट ऑल द रियल फ्लूइड्स आर विस्कस एंड हेंस ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। हकीकत में तो यानी रेजिस्टेंस विस्कोसिटी भी होगी और थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी होगी। There are always some losses in the fluid flow, and hence in the application of Bernoulli's equation these losses have to be taken into consideration. अब हम उन losses को जब कंसीडर करेंगे तो एक फैक्टर ऐड करेंगे जो कि क्या है हमारा HL है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी P1 ओवर रो जी, अगर हम दो मुख्तलिफ जगह पे मेजर कर रहे हैं तो P1 ओवर रो जी प्लस P1 स्क्वायर ओवर 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2 over rho g plus V2 square over 2g plus Z1 plus HL, where HL is the loss of energy between point 1 and 2 जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। Thank you very much. You can ask any question through LMS system or through the WhatsApp group that we have for the specific for this specific course.